श्री सत्यपाल गंगवार जिला कार्य समिति सदस्य, श्री गुरभाग सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष और श्री गुलशन आनंद विधानसभा प्रभारी, श्री धीरेन्द्र मिश्रा, श्री संजीव मोहन अग्रवाल और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है। देर से आप लोग खड़े हैं। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन अथवा सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी पीलीभीत के बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पीलीभीत में मैं आया हूं। जिम्मेदारी बढ़ जाने के कारण सारे देश का दौरा करना पड़ता है। इसलिए चाहते हुए भी यहां आना विगत कई वर्षों से नहीं हो पाया। आज मौसम का मिजाज भी ठीक नहीं था। मुझे लखीमपुर जाना था। लखीमपुर जाकर भी मेरा हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड नहीं कर पाया। फिर वापस मैं बरेली आया। पायलट ने मुझे बतलाया कि पीलीभीत में मौसम ठीक नहीं है। बहनों भाइयों, मैंने फैसला किया कि मैं पीलीभीत जाऊंगा। मौसम का सीना चीर कर मैं पीलीभीत जाऊंगा और आज सबके बीच में यहां पर मौजूद। वैसे मैंने सभी प्रत्याशियों को बोलते हुए नहीं सुना है, लेकिन मैं जानता हूं, जैसा मुझे बतलाया गया है, कि हमारे सभी प्रत्याशी, चाहे संजय सिंह गंगवार हों, चाहे प्रवक्तानंद जी हों, चाहे बाबूराम जी हों, चाहे हमारे विवेक वर्मा हों, सभी प्रत्याशी हमारे चुनिंदा हैं। संजय सिंह गंगवार को बोलते हुए पहली बार मैंने सुना। बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि आपके विधायक संजय सिंह गंगवार की आवाज में खनक थी। और सही तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपका सटीक प्रतिनिधित्व करने की क्षमता यदि किसी के अंदर है तो संजय सिंह गंगवार के अंदर है, जो आपका विधायक है। वैसे ही हमारे स्वामी प्रवक्तानंद जी, बाबूराम जी पासवान और हमारे विवेक वर्मा, इनके बारे में भी मैंने लोगों से जानकारी हासिल की है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यकीन रखना, पार्टी का नेता होने के कारण आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक के दामन के ऊपर भ्रष्टाचार की दाग नहीं, भ्रष्टाचार का छींटा लग जाएगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी उस विधायक को निकालकर पार्टी से बाहर कर देगी। आप ये कहेंगे कि आपके पास क्या प्रमाण है? दिल्ली में आप लोगों ने हम लोगों की सरकार बनाई 2014 में, और उसके पहले हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी भी सरकार आप लोगों ने केंद्र में बनाई। कांग्रेस की सरकारों को भी इस हिंदुस्तान में काम करते हुए मेरे बहनों भाइयों आप लोगों ने देखा है। जब जब कांग्रेस की सरकारें आई हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक कि मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी। चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार हो दिल्ली में, बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि किसी मंत्री के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या कोई नहीं कह सकता। और हमारे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए बहुत सारे सुधारात्मक कदम, रिफॉर्मेटिव स्टेप्स उठाए हैं। मैं एक उदाहरण का केवल आपको देना चाहता हूं। क्या पिछली सरकारें इन सब सारे कामों को नहीं कर सकती थी?
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ न कुछ सुधार नहीं किए जा सकते थे, लेकिन नहीं किया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, यहां पर हमारे किसान मौजूद हैं। बहनों भाइयों, किसानों के खातों में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, एक बार उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री होता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, मैं उसका सम्मान करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन यही राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, 100 पैसा मैं दिल्ली से भेजता हूं नीचे, लेकिन बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है लोगों की जेबों में, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की, बहनों भाइयों, 6,000 रुपया की दिल्ली की बैंक से निकलता है तो 6,000 का 6,000 आपके जेब में पहुंचता है। एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए और भी जितने प्रभावी कदम होंगे, यकीन दिलाते हैं आपको, वो हमारी सरकार उठाएगी। डिजिटाइजेशन का सिलसिला हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए। अन्य भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जाएंगे। बहनों भाइयों, पीलीभीत में सचमुच मुझे आकर बेहद खुशी हो रही है। लखीमपुर और पीलीभीत दोनों के इतिहास से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। वैसे बहुत विकसित जिला न होने के बावजूद मैं कह सकता हूं, कृषि के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में काफी यहां लोगों ने काम किया है। यहां हमारे सिख भाइयों के योगदान को मैं भूल नहीं सकता हूं। मेरे बहनों भाइयों, कृषि क्षेत्र में चाहे लखीमपुर हो चाहे यहां हो, जो उनका योगदान है, जो काम उन्होंने किया है। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी याद रखना, बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं कि हम लोगों के भाईचारे के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस हकीकत को मत भूलना, क्योंकि मैं भारत के इतिहास से अच्छी तरह परिचित हूं। भारत की संस्कृति की रक्षा करने में अपना सिर कटाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे सिख भाइयों ने किया है। बहनों भाइयों, इसको कभी भूलना मत। मैं महाराजा रणजीत सिंह की याद दिलाना चाहता हूं। महाराजा रणजीत सिंह जी ने यदि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर यदि सोने का छत्र लगवाया, तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर भी छत्र सोने का लगाने का काम किया था, तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने किया। यह रहा है हम लोगों का इतिहास। बहनों भाइयों, यह कभी कलंकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ बाहरी ताकतें भी, अपने अंदर की भी ताकतें इस हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे हम लोगों को बचने की कोशिश है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं। आप हर राजनीतिक पार्टी और हर नेता की विश्वसनीयता को परखिए कि जो वह कहता है वह करता है कि नहीं करता। उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आजाद भारत के इतिहास के पन्नों को पलट कर भी आप देखें, नेताओं ने कहा बहुत कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत भी उसका पूरा कर दिया होता तो बहनों भाइयों, आज हमारा भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। लेकिन मैं दावे के साथ सीना ठोक कर कह सकता हूं, भारत की राजनीति में जो यह विश्वास का संकट पैदा हुआ है, इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में भारत में भी किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, क्या प्रमाण है आपके पास? व्यक्ति के द्वारा गलती हो सकती है,
लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गलती नहीं होगी बहनों भाइयों, आपको मैं भरोसा दिलाता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1951 में जब भारतीय जनसंघ बनी थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय उन्होंने कहा था, जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। उन्होंने कहा था जिस दिन संसद में हमको बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत जो उस राज्य को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसको समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। बराबर जब जब भी चुनाव आते रहे, हम लोग अपने घोषणा पत्र में इसकी चर्चा करते थे। तो हमारे विरोधी भाई कहते थे, ये भाजपा वाले जनसंघी लोग जब जब चुनाव आता है तो धारा 370 की चर्चा करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, देखा जिस दिन भारत की संसद में हमें स्पष्ट बहुमत मिल गया, जम्मू कश्मीर की धारा 370 को चुटकी बजाकर हमने समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो अथवा बांग्लादेश, भारत के विभाजन के बाद भी जो लोग पाकिस्तान में गए या अन्य स्थानों पर भगकर चले गए, हम लोगों ने कहा पाकिस्तान में भी उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि बहुत सारे अल्पसंख्यक भारत में आते हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, जो भारत के मूल निवासी थे, यहूदी हों, यदि भारत के मूल निवासी हैं, यदि पाकिस्तान में उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है, अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए यदि वो भारत की धरती पर आते हैं, भारत में उनको नागरिकता दी जानी चाहिए, भारत का उन्हें सम्मान तरीके से नागरिक बनाया जाना चाहिए। हम लोगों ने यह बात कही थी, लोग कहते थे कैसे करेंगे, बवाल हो जाएगा। सरकार बन गई बहनों भाइयों, संसद में बहुमत मिल गया, हमने नागरिकता के कानून को पारित कर दिया डंके की चोट पर। यदि हमारा कोई भी अल्पसंख्यक इन देशों से यदि भारत में आएगा धार्मिक उत्पीड़न के कारण, तो हम उसको भारत की नागरिकता देंगे। ऐसे हालात हम लोगों ने पैदा किए हैं। यानी जो कुछ भी कहा हमने किया। राम मंदिर के बारे में जब भी बात होती थी, लोग कहते थे भाजपा वाले देश की जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। जब चुनाव आता है, राम मंदिर का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में डाल देंगे, एक राम मंदिर बनवा पाएंगे। पहले भाइयों, देखा ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, दुनिया देख रही है। सोमनाथ मंदिर को भी गुजरात में आताताइयों ने तोड़ दिया था, गोरी ने तोड़ दिया था। पहले हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने उसका पुनर्निर्माण कराया। लेकिन सोमनाथ के मंदिर को भी भव्य स्वरूप देने का काम यदि किसी ने किया तो भारत माता के सपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। उत्तराखंड में चले जाइए, चारों धामों को, केदारनाथ, बद्रीधाम, गंगोत्री और यमुनोत्री, चारों धामों को ऑल वेदर रेल रोड से जोड़ने का काम पहली बार आजाद भारत के इतिहास में यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारी प्रधानमंत्री ने किया है। सब तो सब काशी का विश्वनाथ मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी आताताइयों ने किस तरीके से ध्वस्त किया। अहिल्याबाद बाई ने उसका निर्माण कुछ कराया भी है। लेकिन आज जाकर कोई देखे, हमारे प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर का ऐसा भव्य स्वरूप खड़ा कर दिया है बहनों भाइयों, कि वह भव्य स्वरूप बनाकर काशी विश्वनाथ इस कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। बहनों भाइयों, हम केवल मंदिर नहीं बनाते, हम लोकतंत्र का भी मंदिर बनाते हैं। भारत की संसद पता नहीं कब की बनी हुई थी, अंग्रेजों के समय की। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया
अब भारतवासियों के हाथ से वो संसद बनना चाहिए, लोकतंत्र का मंदिर बनना चाहिए। और आप देख लेना, 1 साल के अंदर ही नई संसद दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी, भव्य संसद का भवन आपको देखने को मिलेगा। आप ये कहेंगे कि मंदिर बनाने से क्या होता है? मंदिर का प्रश्न नहीं है बहनों भाइयों। हम विकास करते हैं, लेकिन विकास के साथ साथ अपनी विरासत को भी संभाल कर रखते हैं। जो समाज अपनी विरासत से कट जाता है, सरदार जी, है उसका कहीं कोई ठौर नहीं होता है। भारत को हम कटी पतंग की तरह नहीं रहने देंगे। भारत की संस्कृति अद्भुत संस्कृति है। भारत की धरती पर रहने वाले हमारे ऋषियों और मनीषियों ने, मेरे बहनों भाई, कितना बड़ा दिल था, कितना बड़ा दिल था कि उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोग एक परिवार के सदस्य हैं। यह संदेश दुनिया में पहली बार यदि किसी देश की धरती से गया है बहनों भाइयों, तो हमारे और आपके देश भारत की धरती से सारी दुनिया को गया है। हमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद यह कतई मंजूर नहीं है। हमारा रास्ता है विकासवाद का। भारत का हम विकास करना चाहते हैं। भारत को हम दुनिया का अग्रणी राष्ट्र बनाकर खड़ा करना चाहते हैं। और देख लेना, वह दिन दूर नहीं है, वह 1.5 दशक आएगा जिस भारत के बारे में दुनिया में यह धारणा थी कि भारत तो गरीबों का देश है, गरीबी है, कंगाली है। मेरे बहने भाइयों, देख लेना हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, उसका आकार कितना बड़ा होता जा रहा है। आज $3 ट्रिलियन से अधिक की हमारी अर्थव्यवस्था का आकार हो गया है, उससे अधिक हो गया है। और ज्यादा समय नहीं लेगा, मुझे लगता है शायद बामुश्किल 8 से लेकर 10 वर्षों के अंदर ही हमारी अर्थव्यवस्था का आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर हमारा भारत खड़ा हो जाएगा। बहनों गरीब देश नहीं है। और मैं तो अपने प्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई भी बात गलत हो उस पर वह टिप्पणी कर सकते हैं, मैं पूरी आजादी देता हूं। क्योंकि मैं जनता की आंखों में धूल झोंककर जिंदगी में कभी राजनीति नहीं की है, उनका समर्थन नहीं मांगा है। बहनों भाइयों, हम लोगों ने राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। जनता की आंखों में धूल झोंककर हम राजनीति कभी नहीं करेंगे। और भारतवर्ष को दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। आवश्यक है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था का आकार भी बड़ा होना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि बहनों भाइयों, 2017 में जब उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 11 लाख करोड़ रुपया था। 5 वर्ष के अंदर इसे पहुंचाकर 21 लाख करोड़ करने में कामयाबी आई। कैसे विकास होगा? लोग कहते हैं एमएसपी पर किसानों से खरीदा जाना चाहिए धान गेहूं। मैं भी कहता हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, खरीदा जाना चाहिए। इस बार का बजट कल ही पेश हुआ है, उठाकर देख लीजिए। हमारी सरकार ने धनराशि एलोकेट कर दी है 2,37,000 करोड़ रुपया कि धान और गेहूं मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है उसी पर खरीदी जाएगी। कल उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने 2,37,000 करोड़ रुपया आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ने इतनी धनराशि कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं खरीदने के लिए कभी सुनिश्चित की हो। आज तक नहीं किया है।
जब तक गरीब का विकास नहीं होगा, मध्यम वर्गीय लोगों का विकास नहीं होगा, तब तक जिस हम आर्थिक समानता को लाने की बात करते हैं, वह आर्थिक समानता भी नहीं लाई जा सकती। देखिए हमारे प्रधानमंत्री की सूझबूझ, क्या करिश्माई काम किया। मुझे याद है 2014 में मोदी जी ने शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री पद की, हम और वो दोनों लोग साथ निकले शपथ लेने के बाद, और जब मंच से हम लोग उतरे तो हमारे प्रेस के मित्रों ने घेर लिया, साहब कुछ तो बोलिए, कुछ बोलिए। तो मुझे ने कहा कि मैं बोलूंगा सबके सामने मैं बोलूंगा। मैंने कहा जब कह रहे हैं एक सेंटेंस बोल दीजिए। एक स्पॉन्टेनियस स्वतः स्फूर्त आवाज हमारे प्रधानमंत्री के दिल से निकलती है कि हमारी जो सरकार है वह भारत के गरीबों को समर्पित है। कंठ के ऊपर से निकली हुई आवाज नहीं थी, कंठ के ऊपर से निकली हुई आवाज नहीं थी, यह दिल की आवाज थी। कौन प्रधानमंत्री चिंता करेगा बहनों भाइयों? झोपड़ी में रहने वाली हमारी माताओं बहनों की इज्जत होती है, उनकी भी इज्जत और अस्मत की सुरक्षा होनी चाहिए। शौचालय के लिए, शौच के लिए उन्हें बाहर न जाने की नौबत न आए। शौचालय उस गरीब माता के घर में भी होना चाहिए। कुछ लोग पक्के मकानों में रहें, कुछ लोग कच्चे मकानों में रहें। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, यह नहीं पैदा होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के अंदर हीन भावना पैदा होती है बहनों भाइयों, तो वह टूट जाता है। किसी का दिल टूटे, यह हमारी सरकार को मंजूर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे हालात इस देश में पैदा करेंगे, एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिसके पास अपना पक्का मकान न हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हजारों की संख्या में मकान यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को मिल चुके होंगे। ना मिले हो तो ताली मत बजाइएगा, मिला हो तो ताली बजाइएगा। क्या कभी आपने सोचा है हमारी माताओं को, बहनों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को पहले घर में पानी भरना पड़ता है कुएं में जाकर, और हमारी माताएं बहनें एक तरफ मासूम बच्चे को गोद में दबाती हैं और दूसरा घड़ा लेकर पानी भरा हुआ जो है घर में आती है। क्या किसी का दिल फटा नहीं? हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है हम ऐसे हालात पैदा करेंगे, हर घर में नल होगा और उस नल में जल होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह पीलीभीत में कुछ घरों में पहुंच गया होगा, वो सब में पहुंच गया इतनी जल्दी। और जो छूट गया होगा, मैं अपने सभी विधायकों से कहूंगा, अपने जिलाध्यक्ष से भी कहूंगा, संजीव प्रताप से भी, कि आपकी भी जिलाध्यक्ष हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग देखो जो घर छूट गया है वहां पर नल ले जाओ, और नल ही मत ले जाओ, नल में जल ले जाओ। विधवाओं को पेंशन, मैं तो सचमुच आपको उदाहरण दूंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि काम कैसे होता है। पीलीभीत का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 1 अप्रैल 2017 को 7,900